हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर स्वागत है। इसके अंदर हम करने वाले हैं a इजिकल टू बी इंटू सी के टाइप 2 के क्वेश्चन। टाइप 1 के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो टाइप 1 और 2 में कंसेप्ट के अंदर कोई खास क्या कंसेप्ट के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, बस उसी चीज़ को थोड़ी सी अलग नज़र से हम देख रहे हैं। तो उसको समझते हैं एक बार तसल्ली से, पूरा ध्यान यहाँ पर, फिर आगे उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिए, मान लो राम की सैलरी है, और ये चीज़ हम पहले एक बार कर भी चुके हैं। राम की कुछ सैलरी है और उसकी सैलरी को हमने डबल कर दिया, तो उसकी सैलरी, नई सैलरी क्या हो गई, उसकी नई सैलरी पहले से 2 गुना हो गई। ये उसकी ओल्ड सैलरी थी, ये उसकी न्यू सैलरी थी। ठीक है, तो ओल्ड सैलरी को अगर आपने डबल करके न्यू सैलरी पाई है, तो न्यू सैलरी को कितना गुना करना पड़ेगा ओल्ड के ऊपर आने के लिए। तो ये हम पहले कर चुके हैं कि अगर इस ब्रिज के ऊपर यहाँ से वहाँ जाने के लिए 2 गुना करना पड़ता है, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए हाफ करना पड़ेगा। ये कर चुके हैं ना, बस इसी अंडरस्टैंडिंग को इसके अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ के अंदर, अगर किसी चीज़ की ओल्ड वैल्यू है, मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू है, उसकी उस वैल्यू को मैंने 3/2 गुना कर दिया और नई वैल्यू पा ली, तो नई वैल्यू को मैं कितने गुना करूँ ताकि ओल्ड वैल्यू आ जाए। तो आपको पता है कि नई वैल्यू को भाई साहब 2/3 गुना करना पड़ेगा। अगर इसको 3/2 गुना करने से ये आई है, तो इसको 2/3 गुना करने से आएगी। अगर आपकी सैलरी डबल हो गई और आपको वापस से फिर पुरानी सैलरी पर आना है, तो नई सैलरी को हाफ करना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात, क्लियर है। तो इसको हम कैसे देखेंगे मान लो कोई चीज़ 20% इंक्रीज हो गई, तो क्वेश्चन आएगा कि अब उसको कितने परसेंट डिक्रीज करें ताकि उसकी वैल्यू सेम पुराने जितनी ही हो जाए। 20% इंक्रीज हो गई, अब कितने परसेंट डिक्रीज करें कि उसकी वैल्यू सेम पुराने जितनी ही हो जाए। तो सबसे पहला तरीका, मैंने ये मान लिया कि उस चीज़ की वैल्यू 100 थी, जब वो 20% इंक्रीज हुई तो वो कितनी हो गई, वो 120 हो गई। अब इसको कितना डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि ये वापस से 100 हो जाए, तो इसको डिक्रीज करना पड़ेगा 20, इसको 20 डिक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन कितने पे, 120 पे। अब की बार परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करेंगे, 120 पे। बीमार ना हो जाऊं मैं, एसी चल रहा है, बॉडी में एनर्जी नहीं है, क्योंकि एक चैलेंज मैंने ले रखा है कि इस महीने में 400 किलोमीटर साइकिल चलानी है टोटल। तो 2-3 दिन साइकिल मिस हो गई थी, तो आज फिर मैं शायद 26 किलोमीटर चला के आ गया सुबह सुबह। थकी हुई है बॉडी। देखो, तो नई वैल्यू को कितने परसेंट कम करूँ कि पुरानी वैल्यू जितनी हो जाए, यानी कि 20% वैल्यू बढ़ी है तो कितने परसेंट घटा दे कि फिर से उतनी हो जाए। तो 20 घटाएंगे कितने पर, 120 पर। इसका ये देखेंगे कि 20 120 का कितना परसेंट है, क्योंकि इस वैल्यू को घटाकर ये लेकर आनी है। तो इसको भैया कितना घटा रहे हैं हम, आधा घटा रहे हैं, 1/10 घटा रहे हैं, तो इसलिए इसको एज ए बेस ट्रीट करेंगे। तो 20 घटानी है 120 पर, कितने परसेंट घटा रहे हो, 1/6, यानी कि 16.66। यानी कि किसी चीज़ को अगर आप 20% बढ़ा रहे हो, तो उसको 16.66% घटाने पर वो वापस उसी 16.66% घटानी पड़ेगी ताकि वो फिर से उतनी ही हो जाए। पहला तरीका। दूसरा तरीका जो हमने थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस किया, कि किसी चीज़ को 20% बढ़ाने के लिए उसको 6/5 गुना करना पड़ता है, या फिर वो 6/5 गुना हो जाती है 20% बढ़ाने पर पहले के कंपैरिजन में। तो अगर 6/5 गुना हो गई है, वापस से उतनी ही वैल्यू हमने लेकर आनी है, तो नई वैल्यू को 5/6 गुना कर दो। यही आंसर, 5/6 गुना कर दो। तो 5/6 गुना करने का मतलब समझना, कई बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। 5/6 करने का मतलब होता है कि वैल्यू 6 थी, उससे 5 कर दी, 5 कर दी, फाइनली 5 बची है, कम कितनी कर दी, हम इंटरेस्टेड इस चीज़ में है, कम कितनी कर दी। अगर किसी चीज़ को 20% बढ़ाएं तो कितने परसेंट कम करें, हम उसमें इंटरेस्टेड हैं, कम कितना करें। तो अगर वैल्यू 5/6 कर दी गई, तो यानी कि वो 1 कम कर दी गई 6 पर, 1/6 आ गया ना, वही से 16.66%। करने को मैं इसको फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, लेकिन हम फॉर्मूले से करेंगे नहीं,
कि मान लो 20% का इंक्रीमेंट है, उसके बाद भैया A% का चेंज है, हमें पता नहीं बढ़ेगा घटेगा, लेकिन जो ओवरऑल चेंज है इन दोनों का मिलाकर वो 0% है। तो लगा दो फॉर्मूला, A + B A × B/100 शुड बी इक्वल टू 0, आ जाएगा। मैंने आज तक लगाया नहीं, लगा के देखे। A + B + A × B/100 दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे अब हम, ये A/5 आ गया, तो ये आ गया 6/5 A इक्वल टू -20। Therefore A इक्वल टू -100/6। 100/6 क्या होता है, 16.66। लेकिन हम ऐसे करेंगे नहीं, वैसे ही मज़े ले रहे हैं। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक मेथड लग सकता है, ऐसे फॉर्मूले से नहीं करेंगे, ये इफ़ेक्टिव नहीं है। जिस तरह के सवाल हमारे एग्ज़ाम में आते हैं ये एफिशिएंट चीज़ नहीं है। क्लियर? तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि भैया किसी चीज़ को अगर आप कुछ भी परसेंटेज चेंज लेकर आ जाओ, मान लो आपने किसी चीज़ को 37.5% बढ़ा दिया, तो उसको कितने गुना कर दिया आपने, उसको आपने 11/8 गुना कर दिया। 37.5 यानी कि 3/8 बढ़ा दिया, 1 + 3/8 11/8 गुना कर दिया। तो अब कितना घटाऊँ इसको, तो अब इसको 8/11 करना पड़ेगा। कम कितना करना पड़ेगा, इसको 3 कम करना पड़ेगा 11 पे। तो 3/11 क्या होता है, जब नीचे 11 हो तो 9 का टेबल चलता है, 27.27% कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? ओके जी। अब इसी चीज़ को A = B × C के ऊपर भी लगा के मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो कोई रेक्टेंगल है, उसका एरिया जो है दैट इज लेंथ, या फिर अपना वही एग्जांपल लेते हैं दूध वाला, वो आप बेटर रिलेट कर पाओगे। मैं पहले एक बार AC कम कर दूं, ये ना हो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते जम जाऊं और आपको लगे वीडियो रुक गई। चलो जी, तो जो आपका एक्सपेंडिचर है दूध के ऊपर, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि भैया दूध का प्राइस कितना है और क्वांटिटी कितनी है जो आप कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो मान लो जो प्राइस है, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और दूधी ने आकर बोला कि भैया प्राइस डबल हो गया दूध का। ठीक है, तो अगर दूध का प्राइस डबल हो गया, हम मिडिल क्लास आदमी, हम कुछ कर नहीं सकते। हम क्या करेंगे, हम अपनी क्वांटिटी में चेंज करेंगे। हम ज़्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, तो आपको आपके पास खर्चा उतना ही है दूध के लिए करने के लिए। तो अगर रेट डबल हो गए तो क्वांटिटी में क्या चेंज करे ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। अगर ये चीज़, अगर रेट डबल हो गया तो एक्सपेंडिचर भी डबल हो गया एक हिसाब से ना। रेट डबल हो गया अगर क्वांटिटी को सेम रखा तो अगर कोई चीज़ डबल हो गई तो वापस से वहाँ पर आने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, हाफ करना पड़ता है। तो अगर प्राइस डबल हो गया, ये जितने भी गुना होगा उसका रेसिप्रोकल गुना इसको होना पड़ेगा। हम ज़्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने आधा पीना स्टार्ट कर दिया, पहले जितना पीते थे उससे आधा। अगर एग्जामिनर बोल रहा है कि भैया जो प्राइस है, एग्जामिनर नहीं दूधिया बोल रहा है कि जो दूध का रेट है वो मैंने 10% बढ़ा दिया, तो हम सिर्फ गुणा में देखेंगे कि अच्छा 10% बढ़ा दिया यानी कि कितने गुना हो गया, 11/10 गुना हो गया। अगर रेट 11/10 गुना हो गया तो हम एक्सपेंडिचर को हमने सेम रखना है, क्वांटिटी को 10/11 गुना करना पड़ेगा। हम अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा रुपए। तो 10/11 करने का मतलब कितना कम, कितना एक कम करना पड़ेगा 11 पर। और 1/11 में किसका टेबल चलता है, 9 का, 9.09% कम। क्लियर? ये बात समझ में आएगी। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी का डायरेक्ट इंपैक्ट एक्सपेंडिचर पर पड़ता है, मैंने आपको बताया है। तो जब प्राइस 10% बढ़ा तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है, मान लो 100 रुपये था, तो प्राइस के कारण वो 110 हो गया होगा पक्का। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट एक्सपेंडिचर पर पड़ता है। अब क्वांटिटी के अंदर मैं क्या चेंज करूं कि 110 वैल्यू वापस से 100 आ जाए, तो भाई साहब 10 घटाना पड़ेगा। कितने पर, 110 पर। तो 10/110 1/11 यानी कि 9.09। अभी आपको ये बेटर लग रहा होगा, कुछ सिचुएशन में ये बेटर होगा, कुछ सिचुएशन में वो बेटर होगा, दोनों सीखेंगे। ठीक।
तो अब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ आगे, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। मान लो अपने पास एक वैल्यू है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये 20% बढ़ के नई वैल्यू आ गई। अब बताओ उस नई वैल्यू को कितना घटाऊं कि फिर से इतना ही हो जाए। तो ये वैल्यू मैंने मान ली 100, तो नई वैल्यू कितनी हो गई 120। ये दिख रहा है आंखों में चुभ रहा है, मेरे हिसाब से तो चुभ रहा है आंखों में, मेरी आंखों में नहीं, आपकी आंखों में चुभ रहा है। तो मान लो ये वैल्यू थी 100, ये 20% बढ़ गई तो ये हो गई 120। तो इसको कितना कम करना पड़ेगा भाई, इसको 20 कम करना पड़ेगा। कितने पर, 120 पर। ये एग्जाम्पल हम ले चुके हैं। तो 20 कम करो 120 पर और बता दो परसेंटेज। 1/6, 16.66% कम करना पड़ेगा नई वैल्यू को। नेक्स्ट, अगर हमने वैल्यू को 25% बढ़ा दिया तो 25% बढ़ाने का मतलब है 5/4 गुना कर देना। तो अब नई वैल्यू को 4/5 गुना करना पड़ेगा। तो 4/5 गुना करने का मतलब कितना कम करना, 1 कम करना 5 पर, यानी कि 20% कम करना पड़ेगा। या फिर अगर ये वैल्यू 100 थी, 25% बढ़ाने के बाद नई वैल्यू 125 हो गई, तो फिर से इसको घटाकर 100 पर लेकर आना है, तो 25 घटाना पड़ेगा 125 से। तो आप डायरेक्टली देख पा रहे होंगे 25 125 पर घटाना है, यानी कि 1/5 20% घटाना है। ठीक है, अब ये काम आप मेंटली कर पाओगे कि 25% बढ़ा, 5/4, 4/5 20%। धीरे धीरे ये स्पीड होनी चाहिए आपकी। इस वैल्यू को 40% बढ़ा दिया तो 100 से 140 हो जाएगी। अब हमें 40 घटानी पड़ेगी 140 पर। कितने परसेंट घटानी पड़ेगी, 40 140 पर। 14 दूनी 28.56% घटानी पड़ेगी। 40% बढ़ने का मतलब है 140/100, यानी कि 7/5 हो गई वैल्यू। तो अब भाई साहब 5/7 करनी पड़ेगी, 2 घटानी पड़ेगी 7 पर। 7 है तो 24, 14 का टेबल, 14 दूनी 28.56% घटानी पड़ेगी। 16.66% बढ़ाना, तो 16.66 क्या होता है 1/6। तो यानी कि टोटल वैल्यू कितने गुना हो गई इतनी बढ़ाने पर, 7/6 गुना हो गई। तो इस वैल्यू को 6/7 करने पर ये आएगा। तो 6/7 करना यानी कि कम कितना करना, 1 कम करना 7 पर, यानी कि 14.28% कम करना। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, 37.5% बढ़ाना, यानी कि कितनी बढ़ा दी, 3/8 बढ़ा दी। कितने गुना कर दी, 11/8 गुना कर दी। तो भैया नई वैल्यू को 8/11 करना पड़ेगा ताकि फिर से उतनी ही वैल्यू आ जाए। कम कितना करना पड़ेगा, 3 कम करना पड़ेगा 11 पर। तो 9 का पहाड़ा चलता है ना, 9 3 27.27, जब नीचे 11 हो तो इतने परसेंट कम करना पड़ेगा। ठीक, एक वैल्यू को 22.22% घटा दिया, तो अब इसको कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा ताकि फिर से उतनी ही वैल्यू आ जाए। तो देखो भाई कितने गुना कर दिया, 11 का टेबल है यानी कि नीचे 9 होगा, और 11 का दूसरा टेबल है तो ऊपर 2 होगा। तो 2/9 घटाया गया है। तो 1 - 2/9 इस चीज को कितने गुना कर दिया गया, इस चीज को 7/9 गुना कर दिया गया। इस वैल्यू को, किसी भी वैल्यू को 22.22% घटाते तो वो 7/9 गुना हो जाती है। फिर से रिस्टोर करने के लिए 9/7 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 2 बढ़ाना पड़ेगा 7 पर। तो 2/7 क्या होता है भाई साहब, 14 का पहाड़ा आएगा। 14 दूनी 28, 28.56% बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये सिचुएशन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक वैल्यू है, उसको 20% बढ़ा दिया गया, फिर उस वैल्यू को सिर्फ उतना ही घटाना है ताकि जो वैल्यू आए वो पहली वाली वैल्यू से 10% बड़ी हो। ठीक, एक वैल्यू है उसको 20% बढ़ा दिया, उसको इतना ही घटाना है कि ये पहले जो भी उसकी वैल्यू थी उसे 10% बड़ी रहे। यहां पर हम क्या करेंगे, तो मैंने मान लिया कि ये वैल्यू 100 है, तो इसको 20% बढ़ा दिया, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 120 होगी। अब इसको कितना घटाना है, इसको इतना घटाना है कि ये जो वैल्यू है ये इससे 10% बड़ी रहे। ये 100 है तो ये 110, यानी कि ये 110 रहे। तो 120 को इतना घटाना है कि वो 110 बन जाए। तो कितना घटाना है, कितना घटाना भाई साहब, 10 घटाना है। कितने पर, 120 पर। 10/120, ये माइनस मैंने इसलिए लिखा कि घटाना है, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। 1/12,
यानी कि 8.33% घटाना है। ठीक है, 8.33% घटाना है, क्योंकि कभी तो क्वेश्चन ऐसा होएगा कि एक वैल्यू को 20% बढ़ा दिया गया, उसको कितने परसेंट घटाएं कि फिर से उतनी ही हो जाए। कभी कभी ऐसा होगा कि उसको कितने परसेंट घटाएं कि पहले से 10% बड़ी रह जाए, 20% बड़ी रह जाए। ठीक है, क्लियर है। अब सर इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन मतलब, बहुत ही ईजी है, उससे बहुत ही ईजी है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। तो चलिए जी, कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे यहाँ पर, ये देखते हैं। द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी हैज़ इंक्रीज बाई 60%। तो प्राइस कितना बढ़ गया भाई, 60% बढ़ गया। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस, फिर से उसी ओरिजिनल प्राइस पर आने के लिए नए प्राइस को कितने परसेंट घटाएं। वही चीज़ है कि प्राइस 100 से 160 हो गया, 60% बढ़ के, तो इसको कितना घटाऊं कि फिर से 100 आ जाए। तो भाई साहब 60 घटाना पड़ेगा आपको। कितने पर घटाना पड़ेगा, 160 में से 60 घटाओगे तो यहाँ पर पहुँचोगे। तो देख लेते हैं, 20 थी 60, 20 8 160, तो 3/8 यानी कि 37.5% घटाना पड़ेगा। ठीक है, 60% बढ़ने पर कोई चीज़ कितने गुना हो गई होगी, वो चीज़ हो गई होगी 160/100 यानी कि 8/5 गुना। तो फिर से उसको उसी वैल्यू पर लाने के लिए नई चीज़ को 5/8 गुना करना पड़ेगा, यानी कि कितना कम करना पड़ेगा, 3 कम करना पड़ेगा जी, 8 पर 3 कम करना पड़ेगा 8 में से, 5/8 का यही मतलब है। तो 3/8 क्या होता है, 37.5% कम करना पड़ेगा। बहुत ही ईजी है क्वेश्चन, एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन है ये देखो। द प्राइस ऑफ शुगर, और इनको आप मेंटली करोगे, ठीक है। द प्राइस ऑफ शुगर is increased by 20% and again increased by 25%. By what percent it has to be decreased now to get back to the original price? ओरिजिनल प्राइस पर आने के लिए कितना घटाएं। तो 2 बार का इंक्रीमेंट है, क्या फ़र्क पड़ता है, हमने 4 5 इंक्रीमेंट झेले हैं पुराने क्वेश्चंस में, झेले हैं ना, इसको इजीली कर लोगे आप। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। 20% बढ़ने का क्या मतलब है कि 6/5 गुना हो जाना। फिर से 25% बढ़ गया यानी कि 5/4 गुना हो गया। तो मैं देख रहा हूँ कि ओवरऑल कितने गुना हो गया, ये ओवरऑल कितने गुना हो गया, चाहे ये मेरे को 5 चेंज बता दे, क्या फ़र्क पड़ता है। ओवरऑल ये वैल्यू हो गई भाई 3/2 गुना, चाहे 1 चेंज हुआ हो या 2 चेंज हुआ हो, कितने भी चेंज हुए हों, ओवरऑल जो चेंज आया है वो ये आया है कि वैल्यू 3/2 गुना हो गई। ठीक है, ये 2 इतना गंदा सा क्यों दिख रहा है। ओवरऑल वैल्यू 3/2 गुना होगी, तो हमें नई वैल्यू को 2/3 गुना करना पड़ेगा फिर से वहीं पर जाने के लिए, यानी कि 1 घटाना पड़ेगा 3 पर, यानी कि 33.33% घटाना पड़ेगा। ऑप्शन बी, ठीक है। एक तो ऐसे हो गया। अब हम अज्यूम करके कैसे करेंगे, अज्यूम करके भी कर सकते हैं कि मान लो पहले शुगर का प्राइस 100 था, तो जब वो 20% बढ़ा तो नया प्राइस हो गया 120। फिर ये 25% बढ़ा, इसका 25% क्या है, इसका 1/4 यानी कि 30, अब ये हो गया 150, यानी कि पहले 100 था, इन 2 चेंजेस के बाद 150 हो गया, तो इसको घटाना पड़ेगा भाई साहब 50। और एग्जाम में ऐसी कलाकारी मत करना, मतलब हमें डायरेक्टली दिख रहा है ना कि 50 150 पर 1/3 33.33 ये होना चाहिए है। वहाँ पर पिकासो बनने की ज़रूरत नहीं, मैं समझाने के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ। कहीं वहाँ पर अर्जुन बन जाओ, ये तीर मारने लग जाओ वहाँ पे। ठीक है, 50 घटाना है 150 पर, तो 50/150 दैट इज 1/3 33.33। ओके, the length of a rectangle is increased by 20%, then by how much the breadth should be decreased so that the area remains the same? एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ को कितना बढ़ा दिया गया, लेंथ को बढ़ा दिया गया 20%, यानी कि लेंथ कितने गुना हो गई, 6/5। मैंने आपको बताया था। हेलो हेलो, तो ठीक आवाज़ आ रही है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये जितने गुना होगी उसका रेसिप्रोकल गुना इसको होना पड़ेगा, इसको सेम रखने के लिए। ठीक है, इसको सेम रखने का मतलब है कि ये 1 गुना हो गया,
तो बताओ 6/5 को किससे गुना करूं कि ये 1 आए? 5/6 इसके उल्टे से। ठीक। तो अगर एरिया को सेम रखना है यानी कि 1 गुना रखना है तो इसके रेसिप्रोकल गुना इसको होना पड़ेगा। तो लेंथ अगर 6/5 गुना हुई है तो ब्रेड्थ जो है वो 5/6 गुना होगी, यानी कि कितनी कम होगी? 1 कम होगी 6 पर, यानी कि 16.66% कम होगी। उसको इतना घटाना पड़ेगा एरिया को कांस्टेंट रखने के लिए। क्लियर है? ठीक है, इजी है। द प्राइस ऑफ, अब ये मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि कैसी कैसी वो लैंग्वेज यूज करेगा। ठीक है, भले ही ये इजी है कैलकुलेशन में, मुझे पता है, लेकिन वो कैसी कैसी लैंग्वेज यूज करेगा इसका भी तो आदि आपको करवाना पड़ेगा ना। तो सारी तरह की लैंग्वेज से एक बार मैं आपको गुजारूंगा। द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज इंक्रीज बाय 25%. The percentage of reduction that a family should affect in the use of cooking oil so as not to increase the expenditure on this account. वो ये बोल रहे हैं कि कुकिंग ऑयल पर जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं बढ़ाना। तो एक्सपेंडिचर किसके बराबर होगा? क्योंकि कुकिंग ऑयल का जो प्राइस है और कुकिंग ऑयल की जो कंजप्शन है वही होएगा कि कितना कंज्यूम करते हो और किस रेट का लाते हो, टोटल खर्चा इन दोनों का प्रोडक्ट होएगा। तो इन्होंने क्या बताया कि प्राइस 25% बढ़ गया, यानी कि प्राइस 5/4 हो गया। एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं करना तो कंजप्शन को 4/5 करना पड़ेगा, यानी कि 1 घटाना पड़ेगा 5 पे, 1/5 20% घटाना पड़ेगा। या फिर ऐसे इजीली कर सकते हो कि पहले मैंने मान लिया कि एक्सपेंडिचर 100 था, प्राइस के कारण वो 125 हो गया, तो 25 घटाना पड़ेगा 125। आपको जो, वैसे मैं ये भी नहीं बोलूँगा आपको जो अच्छा लगे उससे करते रहो, आप दोनों से करते रहो। ठीक है, दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो 25 घटाना पड़ेगा 125 पर, 25/125 1/5 20%, दोनों से करते रहो आप। The radius of a cylindrical jar is increased by 25%. By what percent the height must be decreased so that there is no change in its volume? तो भैया सिलेंडर का वॉल्यूम ये होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है आप देख लो। पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर 2 बार आएगा इंटू एच, और ये पाई जो है ये कांस्टेंट है। सिलेंडर के वॉल्यूम में अगर कोई चेंज आएगा तो वो या तो रेडियस के अंदर चेंज आएगा या हाइट के अंदर, पाई तो उतना ही रहता है, तो इसको हटा दो। इसके कारण कोई भी परसेंटेज चेंज नहीं आएगा उसके वॉल्यूम। ठीक है, तो जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उनको आप इग्नोर कर सकते हो। अब हम देखते हैं उसने क्या किया। द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल जार इज इंक्रीज बाय 25%। रेडियस अगर 25% इंक्रीज कर दिया यानी कि 5/4 गुना हो गया, तो ये चीज़ भी 5/4 गुना हो गई, ये चीज़ भी 5/4 गुना हो गई। ओवरऑल कितने गुना हो गया, मतलब कितने गुना का असर आया है ओवरऑल? ओवरऑल 25/16 हो गई ये दोनों चीज़ें मिलके। अब वॉल्यूम हमें सेम रखना है सो दैट देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर ये दोनों चीज़ें मिलकर 25/16 हो गई तो इस चीज़ को, ये जो तीसरा वेरिएबल है, इसे 16/25 गुना होना पड़ेगा ताकि बैलेंस कर पाए ये मामले को, कट पिट कर फाइनली एक आ जाए। तो हाइट को 16/25 गुना होना पड़ेगा। कितना कम होना पड़ेगा भाई साहब? 9 कम होना पड़ेगा 25 पे। तो देख लो 9/25 क्या है, 36% कम होना पड़ेगा हाइट को। इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता है एंड उसके बाद आप इजीली कर लेंगे। तो इस कंसेप्ट को समझ गए ना? The base of a triangle is increased by 20%. Then by how much the height should be decreased so that the area remains the same? इसी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? कई तरीकों से निकलता है, लेकिन उनमें से एक तरीका है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हाफ तो जो है वो कांस्टेंट चीज़ है, चेंज नहीं होती, हाफ की वैल्यू तो हाफ ही रहती है ना। बेस और हाइट चेंज होकर एरिया को चेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इस एरिया के अंदर सम्मिलित है। तो इसने क्या बताया है कि जो बेस है वो 20% बढ़ा दिया, यानी कि बेस को 6/5 गुना कर दिया, तो भाई हाइट को 5/6 गुना करना पड़ेगा ताकि एरिया में कोई चेंज ना आए। तो हाइट को कितना कम करना पड़ेगा? 1 कम करना पड़ेगा 6 पर, यानी कि 16.66। ठीक, ये बताओ। The production in an industry is decreased by 20% due to retirement of senior employees. Okay, सीनियर एम्प्लॉय रिटायर हो गए तो प्रोडक्शन कम हो गई, यानी कि बंदे कम हो गए। By what percent should the working hours be increased? अब जो एग्जिस्टिंग वर्कर है उनके ऊपर लोड आएगा, उनके काम करने के घंटे बढ़ा देंगे टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो किस पर डिपेंड करती है?
प्रोडक्शन डिपेंड करती है कि भैया एम्प्लॉयज़ कितने हैं, कितने बंदे काम कर रहे हैं और उनके वर्किंग आवर्स कितने हैं। 20 बंदे हैं, हर बंदा 8 घंटे काम कर रहा है, तो 160 घंटे की प्रोडक्शन हो रही है। उतने ही ज़्यादा चीज़ें बना लेंगे वो जो भी बना रहे हैं। तो इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो इसने क्या बताया है कि प्रोडक्शन कम हो गई, क्यों? 20% कम हो गई क्योंकि कई बंदे रिटायर हो गए, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना हो गया? 4/5। 20% कम होना 80/100, 4/5। तो जो वर्किंग आवर्स हैं उनको 5/4 करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कितना बढ़ाना पड़ेगा? यानी कि 1 बढ़ाना पड़ेगा 4 पर, यानी कि 25% बढ़ाना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनका गला घोट दो ताकि कंपनी को नुकसान ना हो। दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है? If the price of an article is increased by 40%, by how much percent must its consumption be decreased so that the expenditure increases only by 20%? तो इसको दो तरीके से करके दिखाऊंगा। जो एक्सपेंडिचर है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपको एग्जाम में ये चीज़ हमेशा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये समझ होनी चाहिए। एक्सपेंडिचर दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो चीज़ का प्राइस हो गया, इन्होंने वर्ड कौन सा यूज़ कर रखा है मैं वही लिखता हूँ, कंजप्शन, ताकि रिलेट कर पाए बच्चे। दूसरा कंजप्शन हो गया। ठीक है, तो देखो इन दोनों चीज़ों का डायरेक्ट इम्पैक्ट इस पे पड़ता है। इसी कारण हम 100 अज्यूम करके कर सकते हैं कि मैंने मान लिया कि यार एक्सपेंडिचर 100 था, प्राइस जो है 40% बढ़ा, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर 140 हो गया है, प्राइस के 40% बढ़ने के कारण। अब वो बोल रहे हैं कि भैया जो कंजप्शन है उसको इतना कम कर दो कि जो एक्सपेंडिचर है वो 20% ही बढ़े, यानी कि इस 140 को मैं इतना कम कर दूं कि ये 120 पर आ जाए। एक्सपेंडिचर 100 से 140 हो गया, लेकिन मुझे 140 नहीं रखना, मुझे 120 तक रखना है। एक्सपेंडिचर को 20% ही बढ़ाना है, तो 140 से 120 तक खींच के लाना है। ये किसके दम पर आएगा? कंजप्शन के दम पर। कंजप्शन के अंदर अगर इतना चेंज करूंगा तो वो चेंज आ जाएगा। इसके अंदर चेंज हो चुका है, इसके अंदर मुझे चेंज करना है। तो कितना घटाऊंगा मैं? तो मैं घटाऊंगा 20। कितने पर? 140 पर। तो 20/140 1/7 यानी कि 14.28 का डिक्रीमेंट। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? तो एग्जाम में आप कैसे करोगे? आपको पता ही है कि इस टाइप के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस से पता लग जाएगा। अच्छा कि 100 से 140 हो गया, ओनली 20% बढ़ाना है, यानी कि 120 पर लाना है, तो 20 घटेगा 140 पर, 1/7 ऑप्शन बी। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, मैंने आपको ये बताया है, मैं बता रहा था कि बाद में क्वेश्चन के आने पर बताऊंगा। आपको ये पता है कि अगर ये चीज़ डबल हो गई, ये चीज़ ट्रिपल हो गई, तो 3 दूनी 6, ये चीज़ 6 गुना हो जाएगी। इनका ये रिलेशन है। ये जितने भी गुना होंगे उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट इस पर पड़ रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पर यही तो उसने बता दिया, दो चीज़ों की गुणा बता दिया आपको। उसने क्या बता दिया कि एक्सपेंडिचर होना चाहिए कितना? एक्सपेंडिचर 20% बढ़ना चाहिए, यानी कि कितने गुना होना चाहिए? 6/5। प्राइस कितने गुना हो गया? 40% बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया? 7/5। कंजप्शन का हमें निकालना है, तो मैंने के लिख दिया मान लो। ठीक है, तो देख लो के। अभी कंजप्शन मैंने मान लिया कि के गुना हुई, ये परसेंटेज नहीं आएगा। मान लो ये चीज़ के गुना हुई, ये चीज़ 7/5 गुना हुई, तो इनकी दोनों की गुणा होकर आता है ना कि ये चीज़ कितने गुना हो गई। तो 5 से 5 गया, के की वैल्यू क्या आ गई? 6/7। तो के जो है कंजप्शन के अंदर जो भी चेंज आया इन चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए, कंजप्शन 6/7 गुना हुई। तो 6/7 गुना का मतलब क्या चेंज आया? 1 कम हो गई 7 पर, 14.28 कम हो। अब इसी को एक और नज़रिए से देखो, इसी चीज़ को मान लो अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ये चीज़ 2 गुना हुई, ये चीज़ 4 गुना हुई, तो ये चीज़ कितने गुना हुई? आप बोलोगे जी 8 गुना हुई। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ये वाली जो वैल्यू है ये 5 गुना हुई और ये वाली वैल्यू 20 गुना हुई, तो बताओ ये कितने गुना हुई? तो 5 चौके 20, आप बोलोगे सर ये 4 गुना हुई होगी। तो आपने कैसे निकाला? आपने 20 से इसको 5, 20 को 5 से डिवाइड कर दिया। एक हिसाब से आपने ऐसे करके ही निकाला। तो अगर मुझे ये दोनों गिवन है तो इनका मल्टीप्लाई करके मैं ये देख लूँगा ये कितने गुना हुई। अगर ये और ये गिवन है तो इसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा। एग्जामिनर ने यही तो बताया है। एग्जामिनर ने आपको क्या बताया है मुझे बताओ? एग्जामिनर ने आपको बताया है कि एक्सपेंडिचर 120% होना चाहिए,
यानी कि 1.2 गुना होना चाहिए, या टोटल देख लो कितने परसेंट होना चाहिए, 120% होना चाहिए। और प्राइस कितना होना चाहिए, 140 होना चाहिए। तो ये दो बता दिए, वो पूछ रहा है, तो मैं तो ऐसे ही करूँगा। कंजप्शन का कैसे पता चलेगा, कंजप्शन का पता चलेगा एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर बटे कंजप्शन। तो कंजप्शन के अंदर चेंज पूछ रहा है, इन दोनों के अंदर बता दिया। तो मैं डायरेक्टली इतना लिख के भी बता सकता हूँ कि भैया 20 चिक्के 20 7 1 की कमी 7 पर 14.28। समझ में आ गई कि नहीं आई बात? हमें सिर्फ इतना पता है कि भैया एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। उसने कंजप्शन में चेंज पूछा है तो वो ये होएगा, एक्सपेंडिचर हो गया 120, प्राइस हो गया 140, कंजप्शन 6/7 होएगा, यानी कि 1 कम होएगा 7 पर 14.28। ऐसे भी कर सकते हो। The price of commodity increased by 28%. However, the expenditure on it increased by 12%. What is the percentage increase or decrease in consumption? तो मैंने आपको क्या बताया, consumption is equal to expenditure upon price. Expenditure is equal to price into consumption. Consumption में चेंज बताया, एक्सपेंडिचर कितना हुआ भाई बताना जरा। द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीज बाई 12, तो 112 हो गया, ठीक है। और कॉमोडिटी, द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी 28% बढ़ा, प्राइस हो गया 128, तो ये आ गया कंजप्शन का चेंज। देख लो कितना हुआ, 16 7 16 8, तो 1 कम हो गई 8 पर, यानी कि 12.5 का डिक्रीज, ठीक है। और ये एक्चुअल क्वेश्चन है CHSL 2020 का, क्लियर है। बाकी तरीकों से भी करके दिखाऊंगा, टेंशन मतलब। मैंने मान लिया कि एक्सपेंडिचर 100 था, ठीक है, तो कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया तो एक्सपेंडिचर 128 हो गया। अब इसको इतना कम करना है कि जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 12 ही बढ़े, यानी कि 112 तक में बात, 112 तक रहे एक्सपेंडिचर, पहले 112 तक आ जाए, पहले 100 था, तो 128 को कितना कम करूं कि 112 तक आए, तो बता दो कितना कम करूं। 16 कम करना है 128 पर, 1/8 यानी कि 12.5। या फिर दूसरे तरीके से करोगे वो तो सेम ही है, एक्सपेंडिचर इज प्राइस इनटू कंजप्शन। एक्सपेंडिचर को ये बोल रहे हैं कितने गुना हो गया, 12% बढ़ गया, 112/100, प्राइस हो गया अपना 128/100, है ना। कंजप्शन का मुझे पता नहीं, वही निकालना है, तो अभी आ जाएगा 128 को नीचे ले आओ, उसी चीज़ को हमने बस मेंटली कर लिया था, ठीक है। The radius of a cylindrical jar is increased by 25%. By what percent the height must be decreased so that the volume just increases by 12.5%, ठीक है। तो वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया है, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एंड एच। पाई मैटर नहीं करता, कांस्टेंट है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, इग्नोर करो। द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल जार इज इंक्रीज बाई 25%, तो रेडियस कितना हो गया 5/4, 5/4। हाइट कितने गुना हो गई पता नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लेकिन ओवरऑल हमें पता है कि इन सब के कारण वॉल्यूम जो है वो 12.5% इंक्रीज हुआ है। 12.5% इंक्रीज होने का मतलब क्या है, 1/8 इंक्रीज होना है, यानी कि 9/8 गुना हो गया है। तो अब देख लो उस परसेंटेज का, इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या है। और ये क्वेश्चन मार्क किस चीज़ के लिए मैंने लिखा है कि हाइट कितने गुना हुई है, आपको मिलेगा हाइट कितने गुना हुई, रेडियस कितने गुना हुआ, रेडियस कितने गुना हुआ, उन सबको गुना करके मिलेगा वॉल्यूम कितने गुना हुआ। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो रिप्रेजेंट करती है कि हाइट कितने गुना हुई। चलो 4 दूनी 8, तो मैं 2 ही काट देता, ये 4 चौके 16 थे, 8 से 2 पर काट दिया, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 नी में 18/25 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यानी कि हाइट कितने गुना होगी, 18/25 हो गई, कितनी घट गई 7 घट गई भाई साहब 25 पर, तो 100 पर 7 चौके 28, 28% डिक्रीज, ठीक है। When the price of an item was reduced by 20%, its sale increased by X%. If there is an increase of 125% in the receipt of the revenue, then the value of X is equal to what? तो यहाँ पर देखो मैं कैसे इसको सोल्व करूँगा। अब
तीन चीज़ें हैं, उसने पूछी क्या, मैं ये देख रहा हूँ, देन इट्स सेल इंक्रीज बाई, तो तीन चीज़ें हैं कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू सेल, ये चीज़ क्लियर। या फिर एक्सपेंडिचर को हटाओ, रेवेन्यू, जो रेवेन्यू बंदा कलेक्ट करेगा इन चीज़ों को बेचकर, जिस भी चीज़ को वो बेच रहा है, वो कितना रेवेन्यू कलेक्ट करेगा कि प्राइस कितना है और उसकी सेल बिक्री कितनी है, कितने बिक रहे हैं। तो अब हम कैसे सोल्व करेंगे इसको एग्जाम में, कि उसने पूछा क्या, मैं ये देख रहा हूँ, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, अब ये एक्स क्या है कि सेल इंक्रीज बाई, तो सेल क्या होएगी भाई साहब, सेल होएगी रेवेन्यू बटे में प्राइस। तो रेवेन्यू में क्या चेंज आया, मैं सीधा यही देख रहा हूँ कि व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाई 20%, प्राइस तो 80% हो गया, 20% कम हो गया, रेवेन्यू इंक्रीज बाई 25%, ये रेवेन्यू 125 हो गया, तो आपको सेल के ऊपर जो भी इम्पैक्ट आना था वो मिल गया यहाँ पर। ठीक है, काट लेते हैं इसको। सेल 9 बढ़ गई है भाई साहब 16 पर। ठीक है, अब 9 बटे 16 क्या होता है, 56.25, 8 बटे 16 50%, 1 बटे 16 6.25, दैट इज 56.25। क्लियर है, अदरवाइज दूसरे तरीके से डेफिनेटली आप कर सकते हो। ये CGL Tier 2 का क्वेश्चन है 2020 का। तो रेवेन्यू इज इक्वल टू आइटम का जो प्राइस है और आइटम की जो सेल है। व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाई 20%, प्राइस को कितने गुना कर दिया गया, प्राइस को कर दिया गया 4/5 गुना, तो सेल भी कुछ गुना हुई और उसके कारण ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो 25% बढ़ गया, यानी कि वो 5/4 गुना हो गया। तो इस क्वेश्चन मार्क की क्या वैल्यू आ गई, 5 इधर ऊपर आएगा, 4 नीचे, 25/16, यानी कि जो सेल है वो 25/16 गुना हुई, यानी कि 9 बढ़ गई 16 पर, तो 9/16 को हम बोलते हैं 56.25। ठीक है, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹60 पर लीटर टू ₹75 पर लीटर। ठीक है, हाउ मच शुड द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस्ड सो एज टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाई ओनली 10%। तो तीन चीज़ें हैं, एक तो हो गया अपना एक्सपेंडिचर, फिर हो गया प्राइस, फिर हो गई कंजप्शन, है ना। ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, एग्जाम में हमें से नहीं लिखेंगे तो क्लियर है ना, अपने दिमाग में तो है ना ये कि भाई एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजप्शन होता है, तो मैं डायरेक्टली इनकी वैल्यूज़ लिखता हूँ एग्जाम में। तो मैंने आपको ये बताया है, ये जितने गुना होगा, ये जितने गुना होगा, उनको गुना करोगे तो पता लग जाएगा ये उतने गुना होगा। लिख देते हैं कौन सी चीज़ कितने गुना हुई। प्राइस ऑफ पेट्रोल 60 से 75 हो गया, तो कैसे पता चलता है कोई चीज़ कितने गुना हुई, मैंने आपको कई बार बताया है कि इनिशियल वैल्यू नीचे आएगी और फाइनल वैल्यू ऊपर आएगी। फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू से पता लग जाता है चीज़ कितने गुना हुई। अगर चीज़ 20 से 40 हो गई है तो यानी कि वो 2 गुना हो गई है। तो पहले पेट्रोल कितना था भाई, 60 था पेट्रोल का रेट, अब 75 हो गया, तो कितने गुना हो गया पेट्रोल का प्राइस, 75/60। तो पेट्रोल का प्राइस इतने गुना हो गया। वो हमेशा परसेंटेज की हेल्प से आपको नहीं बताएगा कितने गुना हो गया, ऐसे भी करके बता सकता है। ठीक है, अब जो कंजप्शन है वो बोल रहा है कंजप्शन में कितने का चेंज करें, तो हमने मान लिया कि भैया पता नहीं कितने का करें, जो भी है ये मान लिया मैंने। तो एक्सपेंडिचर में कितने का चेंज हुआ, ताकि एक्सपेंडिचर सिर्फ इंक्रीज हो 10% से, तो ठीक है, यानी कि एक्सपेंडिचर 11/10 गुना चाहता है वो। ठीक है, तो अब सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 5 75, 15 चौके 60, 2 दूनी 4, 2 5 10, अब ये 2 उधर ऊपर जाएगा 22, 5 इधर नीचे आएगा 25। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ये है, यानी कि कंजप्शन 22/25 गुना हुई है। कितनी कम हुई है, 3 25 पर, तो 25 के 100 पर 12% कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम एग्जाम में इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे। अब तक आपको इतना समझ में आ गया होगा, 3 वेरिएबल का खेल है। एक्सपेंडिचर हो गया इस क्वेश्चन में, एक्सपेंडिचर, प्राइस और तीसरा क्या हो गया, कंजप्शन हो गया। तो उसने किस चीज़ का पूछा है, हाउ मच, या फिर आप ऐसे लिख लो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो। हाउ मच शुड द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस्ड और इंक्रीज, उसने कंजप्शन पूछा है, मुझे पता है, एक्सपेंडिचर बटे प्राइस करके आएगा कंजप्शन, इतना तो आप जान गए। तो एक्सपेंडिचर का चेंज ऊपर लिख दो, प्राइस का नीचे लिख दो, सिंपल। एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा 10% से, यानी कि ये हो जाएगा 11/10। अब या तो, अब मैंने कुछ क्वेश्चन में 10% का 110 लिखा था, आपको अगर याद हो,
तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 110 क्यों नहीं लिख रहे? या तो दोनों को उस फॉर्मेट में लिखेंगे कि भैया 10% बढ़ गया, दूसरी चीज़ 20% घट गई, 110 80, दूसरी चीज़ को मैं लिखूंगा कितने गुना हो गई, तो इसको भी कितने गुना हो, ठीक। एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया यानी कि 11/10 गुना, प्राइस कितने गुना हो गया मुझे पता है, फाइनल अपॉन इनिशियल 75/60 गुना। अब इसको सोल्व कर लो, 3 दूनी 6, 3 25, वही आ गया 22/25, यानी कि 3 का डिक्रीमेंट है 25 पर, 12% का डिक्रीमेंट, ठीक। क्लियर है? प्रैक्टिस करोगे एक स्टेप में सोल्व करने आ जाएंगे। अदरवाइज दूसरा भी बिल्कुल भी माड़ा तरीका नहीं है, एक बार लिखना होता है उसके बाद यही स्टेप बन जाती है। तो जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो कर लेना इनमें, ठीक है। मतलब जिसमें 100% आंसर ठीक निकाल पाओ पहली ट्राई में वो करना। Because of the budget presented by finance minister, the price of sugar increased by 40%, ठीक है। Sharma family reduced its consumption so that the expenditure on sugar is up by 12% only. एक्सपेंडिचर 12% बढ़ गया, एक्सपेंडिचर में चेंज बता दिया, प्राइस में चेंज बता दिया, कंजप्शन में पूछेंगे तो कंजप्शन क्या होती है? कंजप्शन होगी एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर में क्या चेंज बताया भैया? एक्सपेंडिचर हो गया 112, प्राइस कितना है 140, इनको अगर मैं काट सकूँगा मैं उतना काट लूँगा। ये 7 से कट रहे हैं, 14 से भी कट रहे हैं, ये तो 28 से भी कट रहे हैं, 28 चौके 56 का डबल है ना, और 28 5 है। तो कंजप्शन पहले 5 थी तो आज 4 हो गई, कंजप्शन में चेंज मिल गया। अब वो पूछ क्या रहा है? इफ़ द टोटल कंजप्शन ऑफ शुगर बिफोर द राइज इन प्राइस वाज 50 kg, पहले कंजप्शन 50 थी, यानी कि 5 की जगह अगर 50 थी तो आज बता दो व्हाट इज द प्रेजेंट कंजप्शन, तो 4 की जगह 40 होगी। देखो क्लियर है? इतने इजीली हम कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। डेफिनेटली प्रैक्टिस लगेगी अगर 100% इसमें फर्स्ट टाइम में आप एक्यूरेसी चाहते हो। अब मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, मतलब दूसरे वे से कर रहा हूँ, इसी चीज़ को दूसरे वे से रिप्रेजेंट करूँगा। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया भाई साहब? एक्सपेंडिचर में चेंज आया 12% बढ़ गया, 112/100 हो गया। प्राइस में क्या चेंज आया? 40% बढ़ गया, 140/100 हो गया। कंजप्शन में क्या चेंज आया? मान लो के गुना हो गई कंजप्शन। तो जब आप सोल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा 140 नीचे आएगा तो 4/5 गुना हो गई। तो यानी कि कंजप्शन का 4/5 गुना होने का मतलब है कि पहले 4 थी तो आज, पहले 5 थी तो आज 4 हो गई। इनिशियल वैल्यू नीचे होती है, फाइनल ऊपर। और ये बोल रहे हैं पहले 50 kg था, तो 5 की जगह अगर 50 kg था तो 4 की जगह 40 होगा। वो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि आजकल कितनी चीनी कम खा रहे हैं वो, तो अगर 5 की जगह 50 kg था तो आजकल वो कम खा रहे हैं 1 यूनिट, तो आजकल 10 kg कम खा रहे हैं पहले से, ठीक है। वो कुछ भी पूछ सकता है, दैट इज ऑप्शन बी। ये बताओ The number of cows in a lawn increases by 5% during the first year, 11.11% during the second year, decrease by X% during the third year, and again increase by 14.28% during the fourth year. If the net percentage change, तो 4 चेंज हुए हैं, मान लो 4 चेंज हुए हैं टोटल। कोई चीज़ 2 गुना हो गई, 3 गुना हो गई, आधी हो गई, 5 गुना हो गई, ऐसे। तो फिर ओवरऑल उसने बताया कि 5 थी 15 गुना हो गई, ऐसे। तो 4 चेंज हुए हैं, उन चारों चेंजेस का उसने नेट बता दिया कि नेट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है इतना, नेट इम्पैक्ट क्या हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बहुत ही सिंपल है। पहला चेंज कितना था? 5% इंक्रीमेंट का, तो पहले चेंज के कारण जो चीज़ थी वो 21/20 गुना हुई। अगला चेंज था 11.11% इंक्रीज का ही था क्या? इंक्रीज ही है, वो इंक्रीज ही चल रहा है। तो 11.11 यानी कि 1/9, यानी कि चीज़ 10/9 गुना हो गई। तीसरा चेंज था डिक्रीज बाई X%। अब X की वैल्यू हमें नहीं पता, तो मैंने सोचा डिक्रीज बाई X% का वैल्यू कुछ भी बोल देते हैं कि इसका मतलब है कि भाई K गुना हो गई चीज़, X% डिक्रीज होने पर K गुना होती है, K की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आगे पता लग जाएगा। एंड अगेन इंक्रीज बाई 14.28, तो 14.28 यानी कि 1/7, यानी कि चीज़ हो गई 8/7 गुना। और ओवरऑल जो चीज़ है वो 16.66% इंक्रीज हुई, 1/6 इंक्रीज यानी कि 7/6 गुना हो गई।
इन चारों चेंजेस के कारण, तो के की वैल्यू बताओ। इस 7 से ये 7 कट गया, ऐसे मत काट देना, ये इज इक्वल टू के इधर है वो उधर है। कई बच्चों को लालच आ जाता है ऐसे। 20, 8 और 10 80 होते हैं ना, 20 चौके 80। ठीक है, अब मेरे ख्याल, अच्छा 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6। अब मेरे ख्याल हो गई है बात। के इज इक्वल टू 7, ये 4 नीचे आएगा 8। के जो है 7/8 गुना, यानी कि तीसरे साल जो चेंज आया था वो था कि वैल्यू 7/8 गुना हुई थी। 7/8 गुना होने का मतलब होता है कि भैया 1 कम होना 8 पर, यानी कि 12.5% का डिक्रीज होना। एक्स की वैल्यू 12.5 है, x% डिक्रीज हुई थी ना, 12.5 डिक्रीज हुई थी। अभी ये थोड़े से मज़ेदार क्वेश्चन है, ये वाला इससे आगे वाला, तो मैं ये चाहूँगा कि आप खुद करें तो बेटर रहेगा। मतलब खुद ज़्यादा कोशिश करें, हैं, मेरा अभी एक्सप्लेनेशन ना देखें, थोड़ा सा अच्छा 5-10 मिनट ट्राई कर लें, इतना मुश्किल भी नहीं है। एन एम्प्लॉई गेट्स 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स इन हिज सैलरी, एज ए रिजल्ट ऑफ विच हिज सैलरी बिकम्स 2.5 टाइम्स। उसको 2 इंक्रीमेंट मिले तो उसके कारण ओवरऑल वो 2.5 गुना हो गई इनिशियल सैलरी से। वट वाज हिज फर्स्ट परसेंटेज इंक्रीमेंट इफ द सेकेंड परसेंटेज इंक्रीमेंट वाज 4 टाइम्स एज हाई एज द फर्स्ट। तो फर्स्ट बार जो परसेंटेज इंक्रीमेंट था उसका 4 गुना परसेंटेज इंक्रीमेंट दूसरी बार हुआ। मतलब अगर पहले उसको 10% का इंक्रीमेंट मिला तो बाद में उसको 40% का मिला था, पहले 20% मिला तो बाद में उसको 80% का मिला। ठीक, तो पूछा क्या है, व्हाट वाज हिज फर्स्ट परसेंटेज इंक्रीमेंट, तो फर्स्ट परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या था। तो सबसे बेस्ट तरीका इसका रहेगा ऑप्शंस के थ्रू करना। मैं आपको कन्वेंशनल भी बता दूंगा बट ऑप्शंस वाला बेस्ट रहेगा। ओवरऑल जो चीज़ है वो 2.5 गुना होनी चाहिए, तो मैं पहले ऑप्शन को यूज़ कर रहा हूँ। मैंने मान लिया कि भैया 10% इंक्रीमेंट होगा पहला, तो 10% इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, और यहाँ पर तो हम वैसे भी कर सकते हैं फॉर्मूले से भी, चलो दोनों तरीके से बताऊंगा। पहले ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, पहला इंक्रीमेंट 10% है यानी कि 11/10 गुना होना, तो दूसरा इंक्रीमेंट कितना होगा, इसका 4 गुना 40, 40% का मतलब 7/5 गुना हुआ, तो 77/50। ओवरऑल जो चीज़ है वो 2.5 गुना होनी चाहिए, यानी कि 5/2 आना चाहिए। 5/2 आया नहीं आया, अगला चेक करो, पहले ही पता लग गया था कि 5/2 नहीं आ रहा। 25%, अगर पहला परसेंटेज इंक्रीमेंट 25 है यानी कि 5/4 गुना, तो दूसरा इसका 4 गुना 100% होगा, यानी कि चीज़ 2 गुना होगी, 2 दूनी 4, 5/2 गुना हुई। ऑप्शन बी क्लियर। फॉर्मूला भी लगा सकते हैं लेकिन ये मल्टीप्लाई वाला बेस्ट होगा। फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं, ऑप्शन चेक करते हुए कि पहला परसेंटेज चेंज 10 है और अगला क्या होगा, इसका 4 गुना 40, इस पे फॉर्मूला लगा के देख लो। ओवरऑल 5/2 गुना होने का मतलब क्या है चीज़ का, यानी कि 3 बढ़ जाना 2 पर, 150% का इंक्रीमेंट। फॉर्मूले में 150 आना चाहिए, तो यहाँ पर आपको शक्ल देखते ही पता लग जाएगा। कोई चीज़ 5/2 गुना हुई तो बढ़ी कितनी, 3 बढ़ गई, कितने पर, 2 पर, तो 3 बढ़ गई 2 पर, यानी कि 150% बढ़ गई। तो पहले ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ कि 10% का इंक्रीमेंट, अगले वाला 40 का, तो फॉर्मूला लगाओगे तो शक्ल देख के ही पता लग रहा है a + b + a × b / 100 वाला, कि a + b तो 50 है, उसके आसपास भी नहीं पहुँच रहे। आओ 25 और 100 125, हाँ ये पहुँच रहे हैं। 50 और 200 ये तो आगे ही निकल गए, ये नहीं होंगे, 25 वाला होएगा फॉर्मूले से। अब मैं आपको बताता हूँ मतलब कन्वेंशनल मेथड से कैसे करेंगे। तो मैंने ये मान लिया कि जो फर्स्ट वाला परसेंटेज चेंज था उसकी जो फ्रैक्शन है वो x है। जैसे मान लो फर्स्ट वाला परसेंटेज चेंज मैंने 10% का इंक्रीमेंट था, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, इसकी फ्रैक्शन होगी 1/10, 1/10। ओवरऑल चीज़ कितने गुना हो गई कैसे पता चलता है, 1 + 1/10। तो इसीलिए जो फर्स्ट वाला परसेंटेज चेंज था उसकी मैंने फ्रैक्शन वैल्यू ही मान ली, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू मानूंगा तो मेरे को ऐसे करना पड़ेगा 100 + x/100, मैं ऐसे नहीं करना चाह रहा। और आगे क्या लिखना पड़ेगा, अगला जो परसेंटेज चेंज है वो इसका 4 गुना है, 100 + 4x/100।
ये तो कॉम्प्लिकेट कर देगा चीज़ों को। तो मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले वाला जो परसेंटेज चेंज था, उस परसेंटेज चेंज को जो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करती है वो x है। तो चीज़ कितने गुना हो जाएगी, 1 + x गुना। भैया चीज़ 12.5% बढ़ानी है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 है, तो 1 + 1/8 टाइम्स हो जाती है। बस x मैं फ्रैक्शन वैल्यू को मान रहा हूँ। तो अगली जो 4 गुना चेंज है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x। तो 1 + 4x टाइम्स, और ओवरऑल चीज़ हो गई है 5/2 गुना। तो इसको सोल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, x की वैल्यू निकालो। तो एग्ज़ाम में फिजिबल नहीं है, और ये एक्चुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, MTS का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 18 अक्टूबर 2021 को शिफ्ट 2 जो MTS का एग्ज़ाम हुआ था। तो सोल्व करें इसको। सबको 2 गुना कर रहा हूँ। ये -3/2 -3 हो जाएगा ना। तो 8 ये 24 माइनस का 24, माइनस के 24 को ऐसी 2 वैल्यूज़ में ब्रेक करना है जिनका सम माइनस का 10 आए। तो 12 दूनी 24, ये लो, ठीक है। तो ये वैल्यू अभी x की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू आएगी जब आप 8 से डिवाइड करोगे। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखेंगे। और मैं नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लूँगा यहाँ पर, क्योंकि इंक्रीमेंट था ना कि डिक्रीमेंट, ठीक है। तो 2/4 यानी कि 2/8 1/4, यानी कि पहले वाला जो चेंज था उसकी फ्रैक्शन 1/4 है, यानी कि वो चेंज 25% का था। यही उसने पूछा है, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हम ऑप्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि इस चीज़ को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स किया तो फिर क्यूबिक थोड़ी ना सॉल्व करेंगे। देखो, क्यूबिक इक्वेशन थोड़ी सॉल्व करेंगे, फिर 3 चेंज हो गए तो 4 हो गए तो बाई क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, नहीं। आफ्टर 3 सक्सेसिव रेजिस, आफ्ताब्स सैलरी बिकम इक्वल टू 378/125 टाइम्स ऑफ हिज इनिशियल सैलरी। पहले वाली सैलरी से इतने गुना हो गई आफ्ताब की सैलरी। बाई वट परसेंट वाज द सैलरी रेज्ड द फर्स्ट टाइम इफ द थर्ड रेज वाज ट्वाइस एज हाई एज द सेकंड एंड द सेकंड रेज वाज ट्वाइस एज हाई एज द फर्स्ट। पहले उसकी सैलरी जितने परसेंट बढ़ी थी उसकी डबल परसेंट दूसरी बार बढ़ी, और दूसरी बार जितनी बढ़ी थी उसकी डबल परसेंट तीसरी बार बढ़ी। अगर मान लो परसेंटेज चेंज 10 था पहली बार, तो अगली बार 20%, अगली बार 40%, और ओवरऑल वो इतने गुना हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन चेक कर लेंगे। देखो, मान लो पहली बार 10% बढ़ी तो कितने गुना हो गई, 11/10 गुना। अगली बार 20% बढ़ी होगी, 6/5 गुना। अगली बार 40% बढ़ी होगी, 7/5 गुना। तो कहीं से भी उतना आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। 2 3 6 2 5, क्योंकि नीचे तो 125 बन रहा है ना। 7 3 21 231, ये तो नहीं भाई, वो वाली वैल्यू तो नहीं बनी। 15% को देखो मैं पर्सनली चेक नहीं करूंगा, बेशक से दूसरे नंबर पर गिवन हो, मैं पहले सी को चेक करूंगा, और फिर भी मैं 15 को चेक नहीं करूंगा, मैं उसको चेक करके आऊंगा 25 को। ये थोड़ी इजी है, अदरवाइज हम कर भी सकते हैं, इतनी बड़ी भी बात नहीं है, करके देख लेते हैं। बी, 15% का इंक्रीमेंट यानी कि 23/20, 15 का डबल 30 यानी कि 13/10, और 30 का डबल 60 यानी कि 8/5, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 पंजे 10, नीचे तो आ गया 125, ऊपर 3 3 9, यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, वहाँ पर 8 है, हटाओ भाई। 20%, अगर इंक्रीमेंट 20% का है तो 6/5, अगला होगा 40% का 7/5, अगला होगा 80% का यानी कि 8/5। नीचे तो 125 आ गया, 7 6 42, 8 दूनी 16। यहाँ पर भी यूनिट डिजिट मैच नहीं किया, मेरे को लग रहा था उत्तर ही है, या 25% वाला है क्या। चलो एक बार देख लेते हैं, 3 3 9 8 है, कोई गलती तो नहीं की। 6/5, 20%, फिर अगला 40% है, 140, 7/5, 40 के बाद 60% कर दिया मैंने, 80% था ना, 9/5 होएगा, वही तो। क्योंकि ये क्वेश्चन अपने सीट में बहुत सालों से है, मेरे को इसका उत्तर याद है। तो 42 इंटू 9, 9 दूनी 18, 9 चौके 36 और 1 37, इतने गुना हो गई, यानी कि आंसर इस ऑप्शन सी। ये बताओ जी,
A reduction of 20% in the rate of sugar enables Sudhir to get 6 kg more sugar for 960. तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन समझा दूँ। क्या हुआ कि सुधीर जो है वो 960 रुपये की चीनी खरीदता था, फिक्स था उसका, 960 रुपये की चीनी खरीदता था। तो अगर चीनी का रेट 20% कम हुआ, वो 960 रुपये की चीनी लेकर आता था। रेट कम हो जाए ऊपर हो जाए उसको फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। तो अगर रेट कम हुआ तो चीनी ज़्यादा मिलेगी, वो 960 रुपये जाके रख देता था। तो रेट अगर 20% कम हुआ तो उसको 6 किलो चीनी ज़्यादा मिल गई 960 में ही। तो व्हाट इज़ द रिड्यूस्ड रेट ऑफ शुगर। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, इस चीज़ को एग्जामिनर कांस्टेंट रखता है, यानी कि ये क्या है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखता है। और एक्सपेंडिचर जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये चीज़ का प्राइस क्या है और भैया उसकी क्वांटिटी क्या है, कितनी क्वांटिटी उसने खरीदी है और क्या रेट है, इन दोनों के प्रोडक्ट से एक्सपेंडिचर आता है। तो और वो आपको प्राइस के अंदर चेंज बताता है और एक वैल्यू वाला चेंज क्वांटिटी के अंदर बताता है। तो प्राइस अगर मान लो डबल हो गया तो क्वांटिटी हाफ होती है, आपको पता है, अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो प्राइस का जो रेशियो है बिफोर एंड आफ्टर का, उसका उल्टा रेशियो क्वांटिटी का होता है। अगर प्राइस पहले के कंपैरिजन में 3/2 हो गया तो क्वांटिटी 2/3 गुना होगी, एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो। उतने ही रुपए में अगर चीनी खरीदेगा तो कम चीनी खरीदनी पड़ेगी। इसी अंडरस्टैंडिंग को यूज करेंगे, ठीक है। आपने ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि चीनी का रेट जो वो 20% घट गया, तो यहां पर आप लिखो प्राइस और यहां पर लिखो आप क्वांटिटी, यानी कि कितने केजी ले रहा है, ठीक है। तो प्राइस पहले और अब कितना हो गया, 20% घट गया, यानी कि 100 से 80 हो गया। या फिर आप डायरेक्टली रेशियो लिख दो कि 5 से 4 हो गया। अगर प्राइस 5 से 4 हो गया, ये पहले था ये अब है, तो क्वांटिटी 4 से 5 हो गई होगी। तो जो क्वांटिटी पहले और अब वाली है उसका रेशियो 4:5 होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखा है। अब एग्जामिनर ने आपको क्या बताया, एग्जामिनर ने बताया कि आज के दिन वो 6 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है, लेकिन रेशियो के अंदर तो वो 1 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है। एक्चुअल में वो 6 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है, यानी कि एक्चुअल चीज़ें रेशियो से 6 गुना है, तो 6 चौके 24। एक्चुअल में वो पहले 24 केजी खरीद पाता था, 6 5 30, अब 30 केजी खरीद पाता है। अब एग्जामिनर आपको क्या बोलेगा कि या तो पहले वाला रेट पूछेगा या आज वाला रेट पूछेगा। पहले वाला रेट पूछेगा तो आप क्या करोगे, पहले वो 24 किलो खरीदता था 960 रुपये में, तो भैया 24 चौके 96, यानी कि 40 रुपये पर केजी रेट था। अगर आज वाला पूछेगा तो आज वाले क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे कि 960 रुपये में 30 किलो खरीद रहा है, मिल जाएगा रेट 32 रुपये पर केजी। कौन से वाला पूछा इस क्वेश्चन में, रिड्यूस्ड प्राइस, कम हुआ प्राइस बाद वाला, यानी कि 32 रुपये पर केजी, ऑप्शन से, ठीक है। करो। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस, तो प्राइस 50% इंक्रीज हो गया, यानी कि 2 से 3 हो गया प्राइस। तो क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, 3 से 2 हो जाएगी। ठीक है। हेलो, मेरी चीख के चक्कर में किसी का कान के पड़े देना फट जाए, जो ईयरफोन लगा के बेचारा बैठा हो। तो प्राइस 100 से 150 हो गया, यानी कि 2 से 3 हो गया, तो क्वांटिटी 3 से 2 हो जाएगी। अब उसने क्या बताया कि 4 अंडे कम खरीद रहा है वो आज, तो यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि 1 अंडा कम खरीद रहा है, 3 से 2 खरीद रहा है 1, एक्चुअल में 4, यानी कि 4 थी 12, पहले वो 12 अंडे खरीद पाता था, 4 दूनी 8, आज 8 अंडे खरीद पाता है उतने ही रुपये में, 24 रुपये में। अब वो बोल रहा आज का रेट बता दो, वो भी पर डजन का। तो पहले 1 अंडे का निकाल लें, फिर 12 अंडे का निकाल लेंगे। पर डजन का क्या मतलब है, 12 अंडे का, पहले 1 का निकालो। तो आज वो 8 अंडे खरीद पा रहा है 24 रुपये में, तो 1 अंडा कितने का खरीद पा रहा है, 3 रुपये पर अंडा, 3 रुपये पर अंडा। तो 12 अंडे कितने खरीदेगा, इंटू 12, 12 3 36, 1 दर्जन अंडों का वर्तमान मूल्य क्या है, 36, ठीक है जी। ये बताओ, द प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूस्ड बाई 20%, तो प्राइस कितना हो गया, 20% कम हो गया, 5 से 4, तो यानी कि जो क्वांटिटी जितना वो खरीदता था वो 4 से 5 हो जाएगी, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि वो 500 ग्राम ज़्यादा खरीद पा रहा है, तो हमारे हिसाब से तो 1 ज़्यादा खरीद पा रहा है, लेकिन रियल में आधा केजी ज़्यादा खरीद पा रहा है। 500 ग्राम का क्या मतलब, आधा किलो, रियल में आधा किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है, तो रियल चीज़ें इससे आधी हैं,
यानी कि पहले 2 kg खरीद पा रहा था, आज 2.5 kg खरीद पा रहा है बंदा। कौन से वाला प्राइस पूछ रहे हैं? तो ओरिजिनल प्राइस, पहले वाला प्राइस। यानी कि जब ये 2 kg खरीद पा रहा था कितने रुपए में? 36 रुपए में, तो 18 रुपए पर kg होएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को अब कर लोगे, बहुत ईजी हो गए हैं ये, है ना। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, लास्ट है ना, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, ये करते हैं। कितनी देर का लेक्चर हुआ अपना? 1 घंटे का ही लेक्चर हुआ है ना। चलो थोड़ी सी कोशिश करोगे, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी सी कोशिश करोगे हो जाएगा। थोड़ा सा समझना पड़ेगा प्रैक्टिकली कि मामला क्या चल रहा है। इन ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वाज नोटेड that the price of raw material has increased by 25% and the labor cost has gone up from 30% of the cost of raw material to 38% of the cost of raw material। इस चीज़ को समझना है, एक बार मैं आपको ये समझाता हूँ। ये क्या बोल रहा है कि ये पता चला कि जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट 25% बढ़ गई, तो यहाँ तक हम समझ गए, ठीक है। इसके बाद ये क्या बोल रहा है? एंड द लेबर कॉस्ट, इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करो। The labor cost has gone up from 30% of the cost of raw material। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो चीज़ है, जो भी ये चीज़ बन रही है, ये 2 चीज़ों से बन रही है। इसके ऊपर 2 तरह की कॉस्ट लग रही है, एक तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट लग रही है, एक लेबर की कॉस्ट लग रही है। और जो लेबर कॉस्ट है, पहले रॉ मटेरियल जितने का भी आता था, मान लो 100 रुपये का आता है, तो लेबर कॉस्ट उसकी 30% होती थी, 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट 100 रुपये है तो 30 रुपये लेबर पर लग जाते थे, 30% होती थी इसके कंपैरिजन में। और आज के दिन जो लेबर कॉस्ट है वो 38% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है। यानी कि आज अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट 100 है, अब ये मत बोलना 25% बढ़ गई, समझा रहा हूँ। आज अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो भी है वो 100% है, तो लेबर कॉस्ट जो है वो 38% लग रही है। तो ये कह रहे हैं एक तो रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ गई 25% पहले से, और लेबर कॉस्ट पहले रॉ मटेरियल के कंपैरिजन में 30% ही पड़ती थी, लेकिन आज 38% पड़ती है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको पहले की कॉस्ट आपसे पूछूं, पहले, तो आप क्या बोलोगे? परसेंटेज में बताओ, रॉ मटेरियल के परसेंट में बताओ कि पहले आर्टिकल की पूरी कॉस्ट कितनी पड़ती थी। तो रॉ मटेरियल की जो भी कॉस्ट थी वो खुद की 100% थी और उसका 30% लेबर पर पड़ता था। तो पहले जो कॉस्ट थी वो क्या थी? 130% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। आज के दिन कॉस्ट क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, 138% ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जितने का भी आएगा उससे 38%, उसका जो भी 38% होएगा उतनी लेबर की कॉस्ट होएगी। ये दोनों मिलाकर आर्टिकल बन रहा है। तो आज के दिन उसकी कॉस्ट कितनी है कि रॉ मटेरियल जितने का भी आए उसकी 138%। ठीक है, तो चलिए अब इसको करने की कोशिश करते हैं। इतना समझने के बाद, What % of the consumption of the raw material must be reduced to keep the cost same as that before the increase। ठीक है, तो ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई कंजप्शन को कितना कम करें ताकि ओवरऑल कॉस्ट कम करनी है। तो भाई प्राइस जितना गुना हुआ होगा उसका रेसिप्रोकल कंजप्शन हो जाएगी। तो पहले प्राइस को देखते हैं। तो देखो, अब हम लिखेंगे फाइनल अपॉन इनिशियल, कि प्राइस जो है उसके अंदर जो जो चेंजेस आए हैं उनके कारण प्राइस कितने गुना हुआ। इनिशियली मैंने मान लिया कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट 100 थी। ठीक है, तो इनिशियली ओवरऑल कॉस्ट कितनी पड़ रही थी मटेरियल की? ओवरऑल उसकी कॉस्ट पड़ रही थी, जो भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उससे 30% अधिक, उससे 30% अधिक वो लेबर की कॉस्ट भी तो जुड़ रही थी। रॉ मटेरियल जितने का भी आएगा उसको 30% बढ़ा दो, ये ओवरऑल कॉस्ट पड़ रही थी। तो 30% कैसे बढ़ाते हैं? 1.30 करके, सबसे सिंपल वे में मैंने बढ़ा दिया। तो ये इनिशियल कॉस्ट थी प्रोडक्ट की, ये मैंने रॉ मटेरियल की कॉस्ट मान ली पहले। रॉ मटेरियल अगर 100 रुपये का आता था तो ओवरऑल 100 इंटू 1.30 130 रुपये का पड़ जाता था मटेरियल। आज के दिन रॉ मटेरियल कितने का आ रहा है? 125 का। मैंने 100 मानना है तो इसको 125 मानना पड़ेगा, 25% ऊपर गया है। ओवरऑल कॉस्ट कितनी पड़ेगी भैया? अब 38% और जोड़ लो, ओवरऑल कॉस्ट 38% बढ़ा दो इसको, इतनी पड़ेगी। जितने का भी रॉ मटेरियल आए उससे 38% ज़्यादा पड़ेगी, लेबर की कॉस्ट भी जोड़नी है। आज के दिन कॉस्ट ये पड़ रही है आर्टिकल की, पहले ये पड़ रही थी।
तो अब हमें पता लग जाएगा कि ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कितने गुना हो गई इसको सॉल्व करने पर। ठीक है जी, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 25 पंजे 125, 25 चौके 100। अब ये किससे घटेगा, 2 से ही घटेगा, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 नी में 18, किसी और चीज़ से कट रहा है ये, 5 दूनी 10, और किसी चीज़ से नहीं कटेगा, तो 69 बाई 13 चौके 52। तो इतने गुना हो गई कॉस्ट। अगर कॉस्ट प्राइस इतने गुना हो गया तो कंजप्शन कितने गुना करनी पड़ेगी, 52 बाई 69 रेसिप्रोकल गुना करनी पड़ेगी ताकि ओवरऑल एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो बता दो कितना चेंज करना पड़ेगा। तो 9 में से 2 गए 7, 6 में से 5 गए 1, 17 घटाना पड़ेगा 69 पर। अब आप इसको कैसे भी कर लो, 17 बाई 69 इंटू 100 कर लो, या फिर एक आसान तरीका बताऊंगा, टेंशन मत लो। आपके दिमाग में कुछ आ रहा है 17 और 69 को देखकर? 17 के पहाड़े में कुछ ऐसा आता है जो 69 के बराबर आता तो है, 68 आता है। अगर ये 17/68 होता तो ज़िंदगी कितनी आसान होती। तो मैंने इसको 17/68 ही बना दिया। बस आप इतना ध्यान रखो कि मैंने डिनोमिनेटर को छोटा किया है तो ये ओवरऑल चीज़ बड़ी हो गई होगी, इससे थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी। तो जो हमारा आंसर आएगा ये 1/4 है, जो 25% आंसर है वो थोड़ा सा बड़ा है एक्चुअल आंसर से, 25 से थोड़ा सा छोटा चाहिए। क्योंकि अब देखो, अब आपको दोनों में से एक को चूज करना था। अगर आपको अप्रोक्सीमेशन ठीक से नहीं करना आएगा तो डी लगाओगे जो 25 से थोड़ा सा बड़ा है, या सी लगाओगे जो 25 से थोड़ा छोटा है। मैं बता रहा था ना एक आधी बार इस चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो आपको क्या देखना है, फिर से बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर को अगर बढ़ा दिया तो चीज़ छोटी हो जाती है, डिनोमिनेटर को घटा दिया तो चीज़ क्या हो जाती है, चीज़ बड़ी हो जाती है। डिनोमिनेटर को घटा दिया तो ये जो वैल्यू है ये बड़ी हो गई, इससे बड़ी, तो मैंने इसे ग्रेटर देन लगा दिया। तो हमारा जो आंसर है दैट इज लेस देन 25। ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, दैट्स ऑल इस लेक्चर के अंदर। फिर से अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं।